प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फ्रांस की क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। क्रांति को प्रगति का प्रतीक समझा जाता है। क्रांति प्रचलित व्यवस्थाओं में परिवर्तन का प्रतीक होती है। फ्रांस की क्रांति आधुनिक युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। पुरातन व्यवस्था को आमूल चुनौती देते हुए फ्रांस की क्रांति ने विश्व के इतिहास में बड़े सशक्त ढंग से तीन नवीन आधुनिक आदर्शों स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व के वास्तविक एवं व्यवहारिक रूपांतरण का प्रयास किया। इसलिए अनेक विद्वान आधुनिक युग की वास्तविक शुरुआत फ्रांस की क्रांति से मानते हैं। स्वतंत्रता के आदर्श के मूर्तिकरण के रूप में फ्रांस की क्रांति ने यह स्पष्ट कर दिया कि सत्ता ऊपर से नहीं आती, वरन नीचे से अर्थात जनता से उठकर ऊपर आती है। समानता के सिद्धांत के उद्घोष के अंतर्गत कुलीन वर्ग के रूढ़िबद्ध विशेषाधिकारों को चुनौती दी गई और कानून के समक्ष सभी मनुष्यों की समानता की बात कही गई। भ्रातृत्व का संदेश मनुष्यों के मध्य राष्ट्रीय प्रेम एवं सौहार्द की भावना को बलवती बनाने के प्रयासों से मुखरित हुआ। इन तीनों सिद्धांतों ने मनुष्य मात्र के गौरव और सम्मान के सिद्धांत को पुष्ट कर दिया। फ्रांस की क्रांति मुख्यतः फ्रांस की पुरातन व्यवस्था के प्रति गहरे जन असंतोष का परिणाम थी। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था गंभीर सामाजिक विषमता, राजनीतिक निरंकुशता, प्रशासनिक अंधव्यवस्था एवं जन सामान्य का आर्थिक शोषण, इन सब का पर्याय बन गई थी। बच्चों, आज हम फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों को समझने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति के संदर्भ में सामाजिक असमानता के दायित्व के संदर्भ में फैगेट ने सही लिखा है कि फ्रांस की क्रांति निरंकुश व्यवस्था के प्रति कम और सामाजिक असमानता के प्रति अधिक एक सजीव आंदोलन था, जिसने सामंतवादी पद्धति और असमानता की इमारत को एक तूफानी झटका दिया। समूचा समाज विशेषाधिकारों में श्रेणीबद्ध था और सत्ता शक्ति का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता था, जिसमें द्वेष और ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप शोषण की घोर प्रतिक्रिया आरंभ हो गई थी। फ्रांस के तीनों वर्गों के विषय में प्रसिद्ध था कि कुलीन लड़ते हैं, पादरी प्रार्थना करते हैं और जनता पैसा देती है। मूल रूप से यदि फ्रांसीसी समाज को विभक्त किया जाए तो दो वर्ग नजर आते हैं, अधिकार मंडित और अधिकार वंचित। वैधानिक रूप से फ्रांस का समाज तीन वर्गों में विभक्त था, जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। प्रथम एस्टेट्स के अंतर्गत विशेषाधिकार युक्त पादरी वर्ग था। द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत विशेषाधिकार युक्त कुलीन वर्ग था। शेष जनसंख्या तीसरे एस्टेट के अंतर्गत आती थी, जो विशेषाधिकार रहित था। इस एस्टेट में कृषकों एवं सर्वहारा वर्ग की अधिकता थी। सन 1789 में फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, जिसमें से 5 लाख व्यक्ति अर्थात संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 2% विशेषाधिकार युक्त प्रथम दो स्टेट से में आते थे। यह विशेषाधिकार युक्त अनेक सुविधाएं और रियायतें प्राप्त कर रहा था। आय पर इनका लगभग एकाधिकार था। सरकार एवं सेना के सभी उच्च पद इनके लिए आरक्षित थे। इनके लिए अलग से विशेष न्यायालय बने हुए थे तथा इन्हें प्रत्यक्ष करों के भुगतान में अनेक छूट प्राप्त थी। प्रथम एस्टेट के अंतर्गत राज्य का पादरी वर्ग आता था, जो राज्य में चर्च की स्थिति राज्य के भीतर एक दूसरे राज्य अ स्टेट विद इन द स्टेट की तरह थी। उच्च पादरी वर्ग अत्यधिक समृद्ध और संपन्न था। इनके अधिकार में फ्रांस की भूमि का लगभग 5वां हिस्सा था, जिनसे इन्हें प्रचुर आमदनी होती थी। इसके अलावा चर्च कृषकों से धार्मिक कर भी लेती थी।
चर्च का अपना प्रशासन और न्यायालय था। चर्च स्कूलों, अस्पतालों एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं का संचालन करती थी। उच्च पादरी वर्ग के लोग कर भार से मुक्त थे और वे अपने धार्मिक कर्तव्यों से विमुख होकर ऐश्वर्य और भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उच्च वर्ग के पादरी महलों में रहते थे और विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेते थे, जबकि दूसरे और निचले दर्जे के पादरी धार्मिक कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन इनकी हालत अच्छी नहीं थी। इन्हें सुविधाएं और रियायतें प्राप्त नहीं थी। यही कारण है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत में निचले दर्जे के पादरियों ने जन सामान्य का साथ दिया। साल्मेनी ने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिखा है, पादरियों के उच्च एवं निम्न वर्ग के मध्य व्याप्त वैमनस्य ने क्रांति की आरंभिक विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांस में द्वितीय एस्टेट के अंतर्गत कुलीन तंत्र के लोग आते थे। सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट वर्ग के रूप में कुलीन तंत्र को विशेष अधिकार, रियायतें और सुविधाएं प्राप्त थीं, जैसे कि राज्य के प्रत्यक्ष करों से मुक्ति, विशेष न्यायालयों में अभियोग की सुविधा, शिकार करने का अधिकार तथा राज्य के नागरिक और सैनिक प्रशासन के सभी उच्च पदों पर एकाधिकार। कुलीन वर्ग के अंतर्गत मुख्यतः दो प्रकार के कुलीन थे, शस्त्र आधारित कुलीन तथा वस्त्र आधारित कुलीन। शस्त्र आधारित कुलीन वर्ग के में पुराने सामंत थे, जिनके पास बड़ी जमीन जायदादें और सैनिक शक्ति थी। इनमें से कुछ वर्साय के राजदरबार में रहते थे और उनके प्रतिनिधि प्रांतों में प्रशासन चलाते थे। दूसरे वस्त्र आधारित कुलीन थे, जिनमें ऐसे लोग शामिल थे जो भूमि की प्राचीन सामंती जागीरों से संबद्ध नहीं थे, बल्कि न्यायालय एवं नौकरशाही में उच्च पदों पर आसीन थे। कुलीन वर्ग के सभी लोगों के पास शिकार करने के विशेष अधिकार थे और उनके शिकार से किसानों की फसलों को कभी कभी बड़ा नुकसान भी पहुंचता था। यह कहा जाता है कि पादरी लोग प्रार्थना करते हैं, कुलीन लोग युद्ध, तथा इन सब का खर्चा आम आदमी उठाते हैं। तृतीय एस्टेट के अंतर्गत फ्रांस में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा था। इसमें मुख्यतः तीन प्रकार के लोग थे। किसान, जो फ्रांस की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा थे, श्रमिक एवं मजदूर, जो प्राय नगरों में कार्य करते थे, मध्यम वर्ग या बुर्जुआ, जिसके अंतर्गत व्यापारी, शिक्षक, वकील, शिल्पी आदि आते थे। इस तीसरे स्टेट में समृद्धम व्यापारी से लेकर निर्धनतम कृषक और विद्वान व्यक्ति से लेकर निरक्षर व्यक्ति तक शामिल थे। इस वर्ग में समानता का अधिकार सिर्फ यह था कि यह पूरा वर्ग ही विशेषाधिकार रहित था और राजकीय करों से दबा हुआ था। फ्रांस की 80% जनता कृषक थी। हेजन ने अपनी मॉडर्न यूरोप नामक पुस्तक में लिखा है कि राजा, चर्च तथा सामंत को दिए जाने वाले कर, नमक तथा उत्पाद कर, इन सबको मिलाकर किसान को अपनी आय का लगभग 80% हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था। शेष बचे हुए 5वें हिस्से से उसे अपने तथा परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। नगर में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति भी बहुत बुरी थी। मजदूरी, भीड़-भाड़ युक्त क्षेत्रों का रहन सहन, पूर्ण आहार की कमी, कुल मिलाकर इनका जीवन बहुत नारकीय था। मध्यम वर्ग समाज का लगभग 10% था, जो सबसे प्रबुद्ध और सबसे असंतुष्ट वर्ग था। इस वर्ग को फ्रांस की क्रांति के लिए मुख्य तौर पर उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। फ्रांस का मध्यम वर्ग अन्य मध्यम वर्गों से भिन्न, अपेक्षाकृत अधिक सजग, जागृत और चिंतनशील था। इसी मध्यम वर्ग ने उच्च वर्गीय विशेषाधिकारों के विरुद्ध आवाज बुलंद की और क्रांति का बिगुल बजाया। इसीलिए फ्रांस की क्रांति को मध्यम वर्गीय क्रांति भी कहा जाता है। बच्चों,
आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारणों की चर्चा करेंगे।